नमस्कार, मैं हूँ राजीव। आज हम बात करने जा रहे हैं महाराष्ट्र के ताज़ा घटनाक्रम की, जहाँ पर संजय राउत लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। वैसे तो वो समय-समय पर खुद ही अपनी कुछ बातों से, कुछ कारगुजारियों से सुर्खियों में बने रहने का इंतज़ाम करते रहते थे, लेकिन इस बार उन्हें सुर्खियों में आने का मौका दिया है प्रवर्तन निदेशालय, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी ने। तो ईडी के शिकंजे में आए, पहले ईडी उन्हें प्यार से बुलाती रही अपने पास, वो नानुकुर करते रहे। फिर ईडी उनके घर पहुँच गई, उसके बाद फिर घर से उठा लाई अपने दफ़्तर मेहमान नवाज़ी का कुछ उन्हें आनंद देने के लिए, और फिर आज औपचारिक रूप से अदालत में पेशी करके मतलब गिरफ्तारी हुई पहले, कल रात मध्य रात्रि में ही गिरफ्तारी हो गई थी। उसके बाद फिर आज अदालत में पेशी हुई पीएमएलए कोर्ट में, और वहाँ उन्हें 4 अगस्त तक ईडी की कस्टडी में भेजने का आदेश दिया गया। तो अब 4 अगस्त तक राउत साहब ईडी के मेहमान बने रहेंगे। तो इस सब का मतलब क्या है, इस पर हम बातचीत करेंगे, और इस बातचीत में हमारे साथ जुड़ रहे हैं 2 वरिष्ठ पत्रकार, प्रमोद जोशी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और ओमकार चौधरी जी। यहाँ आज एक और महत्वपूर्ण बात हुई है कि उद्धव ठाकरे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें संजय राउत का जमकर बचाव किया, उन्हें सच्चा शिव सैनिक बताया, बाला साहब ठाकरे का सच्चा शिष्य बताया। तो इस तरह से अपना नैतिक बल संजय राउत के पीछे खड़ा करने का जो प्रयास उद्धव ठाकरे ने किया है, उसके पीछे निहितार्थ क्या हैं, इन सबको समझेंगे। सबसे पहले तो यही प्रमोद जी, कि जिस तरह से ईडी प्रमोद राउत को बुला रही थी, ये मना कर रहे थे जाने से, या टाल रहे थे बार बार कि मैं सांसद हूँ, व्यस्त हूँ बहुत, मुझे उपराष्ट्रपति चुनाव कराना है, राष्ट्रपति चुनाव कराना है, मतलब उनके बिना ये सब चीज़ें हो नहीं पाती। तो अंततः ईडी उनके दरवाजे पहुंच गई, खुद ही पहुंच गई और उठा करके ले आई। इस पूरे मामले से मतलब एक बार फिर से जो लोकतंत्र खतरे में आने वाली बात उद्धव ठाकरे ने कही है। मतलब कहीं भी आप कोई गड़बड़ी करें, एजेंसियां उस पर कार्रवाई करें, तो लोकतंत्र खतरे में आ जाए। एक तो ये देखिए, जो महाराष्ट्र में पिछले दिनों सरकार बदली है, उस समय संजय राउत और बातों के अलावा एक बात ये भी बार बार कह रहे थे कि ईडी हमको फंसाने की कोशिश करेंगे, ईडी को सरकार हमारे पीछे लगा रही है। इसके अलावा आप देखिए, हाल के वर्षों में जो विरोधी राजनीति है, उसमें बार बार ईडी का नाम लिया जाता है। अच्छा, लेकिन अब उसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी की जो पूछताछ हुई है, वो भी उसमें शामिल है। इसके अलावा आपने देखा, इसके पहले नवाब मलिक और एक और मंत्री महाराष्ट्र के, वो भी बंद हैं। सत्येंद्र जैन जो दिल्ली सरकार के एक मंत्री हैं, वो भी ईडी के यहाँ कैद में हैं। तो और ये सब मामले ऐसा नहीं है कि पिछले 1-2 महीने में जन्मे हैं। जो संजय राउत का मामला है, ये 15 से 17 साल या और भी शायद पुराना मामला है। एक मुंबई में एक पात्रा चावल जैसी एक चाल का रीडेवलपमेंट किया गया। 600 कुछ इसमें चावल के जो लोग रहने वाले थे, उनके अलावा क्योंकि ज़मीन काफ़ी होती है चावल में, तो 3000 के आसपास फ्लैट बनाने की योजना थी। तो वो एक 1000 करोड़ से ऊपर का उसमें कोई दोष या गड़बड़ी या स्कैम देखा गया है। तो उसकी जांच पड़ताल पहले से चल रही थी, और अब चूंकि ये लेन देन वगैरह का मामला है और ये बहुत बारीक होता है, पैसे की ट्रेल किधर से कहाँ गया पैसा, ये सब देखने के लिए ईडी ही इसके लिए एक उचित हमारे देश में संस्था है जो ये सब जांच पड़ताल कर सकती है, जिसके पास वो सब साधन है और व्यावसायिक लेन देन को समझ सकती है। तो अब ये इनकी गिरफ्तारी हुई, पूछताछ होगी और जो भी मामला बनेगा वो बनेगा। अब सवाल केवल ये है कि क्या इनको जबरदस्ती फंसाया गया है। तो जबरदस्ती तो किसी को ऐसे नहीं फंसाया जा सकता, कोई उसके पीछे की एक बुनियाद है।
और अगर संजय राउत कह रहे हैं कि मेरे इसके बारे में कोई प्रमाण नहीं है, किसी के पास कुछ नहीं है, तो वो अपने को साफ निकाल लाएंगे फिर, अगर ऐसा ही है। लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज़ है। और जो आपने उनका नाम लिया उद्धव ठाकरे का, तो उद्धव ठाकरे के पास भी इस वक्त उनके ये करीब करीब आपने सेनापति शब्द का इस्तेमाल किया है, उनके बहुत ही विश्वस्त लोगों में से एक रहे हैं। और दूसरे जो ये महाविकास अघाड़ी जो बनी महाराष्ट्र की, तो उसके एक केंद्रीय पात्रों में से एक वो है, क्योंकि उन्होंने ही शायद ये शरद पवार के साथ जो बातचीत का जो चला है उसमें इनकी एक बड़ी भूमिका रही है। और इस जो महाराष्ट्र की राजनीति में एक केंद्रीय पात्र ये रहे हैं, और इस समय पर सबसे बड़ा नुकसान उनको ही हुआ है। लेकिन आपकी बात को मैं अपनी बात खत्म करने के पहले एक बात केवल और बढ़ाना चाहूँगा कि अभी जब इनकी कल परसों गिरफ्तार, मतलब परसों से ये चल रहा है, कल इनको पकड़ा गया है, तो इनके निवास पर 200-250 से ज़्यादा शिव सैनिक नहीं आए। आप उद्धव ठाकरे का कह रहे हैं कि वो सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन स्थिति ये है कि अभी 1-2 महीने पहले, पिछले जब ये महाराष्ट्र में सरकार का चल रहा था इतना, तो उस वक्त पर कितने शिव सैनिकों ने मुंबई शहर में तोड़फोड़ कर डाली थी। आज आप देखिए बहुत सन्नाटा है। तो कहीं ना कहीं पर कोई ना कोई दबाव में है, और वो दबाव आपको दिखाई पड़ता है। अब इसके नेतार्थ तो आगे आप देखेंगे कुछ चीजें सामने आई। जी ओंकार जी, अभी हाल में जब शिंदे गुट अलग हो गया ठाकरे गुट से, तो लोकतंत्र खतरे में आ गया। अभी राउत जेल में चले गए तो लोकतंत्र खतरे में आ गया। उधर पार्था चटर्जी जेल में गए थे तो वहां भी बहुत समय तक तृणमूल हल्ला मचाती रही, लोकतंत्र खतरे में है। फिर उसे समझ में आया कि नहीं, पार्था चटर्जी से ज्यादा लिपटेंगे तो खुद भी फंस जाएंगे। तो फिर उन्होंने वो लोकतंत्र खतरे में है वाला गाना थोड़ा सा धीरे किया। यहाँ दिल्ली में सत्येंद्र जैन जेल में जाते हैं तो लोकतंत्र खतरे में आ जाता है। मतलब ये लोकतंत्र का मतलब क्या ये है कि जितनी भी पार्टियां हैं वो खुलेआम भ्रष्टाचार करें और उनको कोई रोकने टोकने वाला ना हो। आज उद्धव ठाकरे ने एक जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें भी कुछ इसी तरह की बातें की गई हैं कि आप जनता के बीच जाओ, अपनी बात रखो, हम अपनी बात रखेंगे, वहां फैसला होगा। मतलब ये कि ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, इस सब के जरिए आप कोई कार्रवाई ना करो। अगर आप कुछ गलत करें तो ये एजेंसियां हाथ पे हाथ रख करके क्यों बैठी रहें? आपने सवाल तो बिल्कुल दुरुस्त उठाया है राजीव जी। एक तो पॉलिटिशियन को, चाहे वो सत्ता पक्ष में है या विपक्ष में है, इनको वो नैतिकता अनैतिकता का मसला तो छोड़ ही देना चाहिए। जब जिसका जैसे मन करता है, सुविधा के अनुसार, अवसर के अनुसार, वैसे वो लोग जनादेश को भी तोड़ मरोड़ करके उसका इस्तेमाल करते हैं अपने फायदे के लिए और दूसरे को नीचा दिखाने के लिए। तो जो आपने कहा था कि अपना नैतिक बल उद्धव ठाकरे ने इनको देने की कोशिश की है संजय राउत को, पता नहीं उनके पास नैतिक बल बचा भी है कि नहीं बचा है, ये तो अपने आप में एक बड़ा क्वेश्चन है। दूसरी बात ये है, जो लोकतंत्र की बात आप कह रहे हैं, देखिए जब अर्णब गोस्वामी को गिरफ्तार किया गया था तो लोकतंत्र खतरे में नहीं पड़ा था महाराष्ट्र में। जब उनकी कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट को गिरफ्तार करके और तरह तरह की यातनाएं दी गई थी, तब लोकतंत्र खतरे में नहीं पड़ा था। उनके जो सीईओ थे उनको भी गिरफ्तार किया था। पूरे मीडिया हाउस को दहशत जदा करने के लिए 1000 कर्मचारियों के ऊपर मुकदमा कायम कर दिया गया था, तब भी लोकतंत्र खतरे में नहीं पड़ा था। अभी एक मराठी अभिनेत्री है केतकी चित्तले, उसने किसी दूसरे की पोस्ट अपनी फेसबुक पर रीपोस्ट कर दी। उसमें शरद पवार के बारे में कुछ आपत्तिजनक बातें थी। मैच्योर पॉलिटिक्स तो ये होती है कि कोई आपके बारे में क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा है, इस झंझट में पड़ना ही नहीं चाहिए। और अगर कोई इस तरह की टिप्पणी कर भी रहा है तो उसको ओवरलुक करके आगे बढ़ना चाहिए।
लेकिन जब केतकी चितले को 40 दिन तक जेल में रखा गया, तब महाराष्ट्र में लोकतंत्र खतरे में नहीं पड़ा। एक स्टूडेंट था, उसने भी कोई टिप्पणी कर दी थी, उसकी परीक्षाएं तक छूट गई, उसको जेल में डाल दिया गया, तब लोकतंत्र खतरे में नहीं पड़ा। इनके लोकतंत्र की जो परिभाषा है वो बहुत ही अनूठी है, अजीब है। जब आप अपने विरोधियों का दमन करते हैं और सारी जितनी भी नैतिकताएं हैं उनको भी ताक पर रख देते हैं, तब लोकतंत्र खतरे में नहीं पड़ता है। दूसरी बात यह है कि अगर आज उद्धव ठाकरे संजय राउत के घर तक पहुंचे हैं उनके परिवार को हौसला देने के लिए या उनके साथ खड़े दिखने के लिए, और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं, तो हमें ये समझना पड़ेगा कि ये स्थिति आखिर कैसे आ गई कि मातोश्री की सीढ़ियां उतर करके अब शिवसेना प्रमुख दूसरे लोगों के घरों पर भी जाने लगे हैं। ऐसा अतीत में कभी हुआ नहीं, इतिहास में कभी हुआ नहीं। हमने तो एक दौर ऐसा देखा है जब 2012 में प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ रहे थे, तो वो अलग अलग राज्यों की राजधानी में जा रहे थे, अलग अलग दलों के नेताओं से मिल रहे थे, और वो मातोश्री भी गए थे। बाला साहब ठाकरे उस समय थे। हमने अटल जी को देखा है, आडवाणी जी को देखा है, बड़ी से बड़ी लीडरशिप को देखा है मातोश्री जाते हुए, पर कभी बाला साहब ठाकरे के बारे में नहीं सुना था कि वो किसी के दरवाजे पर गए। हमने शरद पवार को भी देखा, एक से एक दिग्गज अभिनेताओं को भी देखा वहां पर हाजिरी लगाते हुए। यहां तक के जो विदेशी मेहमान आते थे वो भी वहां जाते थे। तो आज इतनी वीकनेस कैसे आ गई कि उद्धव ठाकरे अपने घर से निकल करके संजय राउत के घर पहुंच रहे हैं, या जगह जगह उनको जाकर के शिवसेना के कार्यकर्ताओं को संभालना पड़ रहा है, उनको हौसला देना पड़ रहा है, उनका भरोसा बहाल करने की कोशिश करनी पड़ रही है। ये जो वीकनेस है ये इसलिए है कि जब आप चीफ मिनिस्टर बने थे वो भी अनैतिक तरीके से बने थे। दो ऐसी पार्टियां जिनको अक्टूबर 2019 के विधानसभा चुनाव में महाराष्ट्र की जनता ने ये कहा था कि हम आपको सत्ता में आने का जनादेश नहीं दे रहे हैं। एक को 44 सीटें दी थी, एक को 54 सीटें दी थी, 288 का सदन है। उन विपक्षी दलों के साथ मिलकर के आपने और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन तोड़ के मुख्यमंत्री पद एक तरीके से हथिया लिया था। और ये भारतीय जनता पार्टी को या देवेंद्र फडणवीस को डिच नहीं किया था, ये महाराष्ट्र की उस जनता को डिच किया था जिन्होंने लोकसभा में भी भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना को, इनके गठबंधन को ही सबसे ज्यादा सीटें दी थी, और विधानसभा में भी दोनों को बहुमत दिया था, 160 से ज्यादा सीटें दी थी। तो तब इनको परेशानी नहीं थी, तब लोकतंत्र की हत्या होती हुई दिखाई नहीं दी थी इनको। अब अगर संजय राउत, जिन पर गंभीर एलिगेशन है, जोशी जी ने बताया है कि ये मसला 2007 से शुरू होता है, महाड़ा की ये जमीन है जहां पर पात्र चाल है, वहां पर 672 परिवार रह रहे थे, और इसका ठेका दिया गया गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन कंपनी को, जिसमें ये प्रवीण राउत की कंपनी भी शामिल थी जो संजय राउत के दोस्त थे। ये संजय राउत की एंट्री तो 2020 में आकर के हुई है राजीव जी। एक्चुअल में जब पीएमसी बैंक घोटाले की जांच पड़ताल ईडी कर रही थी, तब कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन पकड़ में आए। प्रवीण राउत की जो पत्नी है माधुरी, उनके खाते से संजय राउत की पत्नी को करीब 83 लाख रुपया गया था। एक बार 55 लाख गया था, एक बार 10 लाख गया था, कुछ और गया था। और उसके बाद जब इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई तब पता चला कि प्रवीण राउत, जो इनका करीबी दोस्त था, इनके सारे विदेश के खर्चे वो ही उठाता था। टिकट बुकिंग से लेकर के वहां पर जितना भी इनका रहना सहना जो भी करते थे, उसका सारा खर्चा वो 2 लाख रुपया महीना इनके पास आता था।
इसके अलावा उनसे पैसे लेकर के दादर में एक फ्लैट खरीदा था, अलीबाग में कुछ खेती की जमीन खरीदी थी। मतलब ऐसा बहुत सारा गुलगपाड़ा, ऐसा रायता फैला रखा है, वो सारा कुछ पकड़ में आया। तो अगर उनसे सवाल पूछेगी ईडी तो लोकतंत्र की हत्या हो जाएगी और इसको ये रंग दिया जाएगा कि साहब जो विपक्षी हैं उनकी जबान को दबाने के लिए केंद्र सरकार ईडी का उपयोग कर रही है। भाई आपने अगर भ्रष्टाचार कर रखा है तो आपसे सवाल भी नहीं पूछा जाए क्योंकि आप विपक्ष में हैं, क्योंकि आप लोकतंत्र की हत्या बताएंगे, क्योंकि आप केंद्र सरकार पर अपने विरोधियों की जबान को दबाने का आरोप लगाएंगे, तो आपसे पूछताछ ना की जाए। ये मामला स्पष्ट रूप से भ्रष्टाचार का है और इसी में ये सारी जांच पड़ताल और कार्रवाइयां हो रही हैं। ये इस तरह के आरोप लगा करके फेस सेविंग नहीं कर सकते, बच करके नहीं भाग सकते। जी, यहाँ पे प्रमोद जी, जिस तरह से उद्धव ठाकरे गए संजय राउत के यहाँ और एकदम से पूरी तरह से मतलब उनके परिजनों के साथ सहानुभूति रखी और संजय राउत का खुल करके बचाव किया, तो क्या ऐसा करके उद्धव ठाकरे एक राजनीतिक जोखिम ले रहे हैं? क्योंकि जिस तरह से आपने भी बताया और अभी ओंकार चौधरी जी ने भी बड़े विस्तार से बताया कि मतलब ऐसा नहीं है कि हवाई मामला है, सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं, उनका सारा ट्रैक रिकॉर्ड होता है और उसमें जवाब देना शायद संजय राउत के लिए बड़ा मुश्किल होगा कि अच्छा ये सारे लेन-देन हैं वो कैसे हुए, किस तरह से हुए, उसके पीछे कुछ गलत क्यों नहीं माना जाए। तो वैसे में अगर संजय राउत फंसे हुए साफ तौर पे दिख रहे हैं, देर सवेर अगर उन्हें सजा की नौबत आती है, तो क्या उद्धव ठाकरे एक बड़ा राजनीतिक जोखिम ले रहे हैं एक ऐसे व्यक्ति के साथ खड़े होकर के जो शायद आगे जाकर के कन्विक्ट हो सकता है? देखिए, उद्धव ठाकरे राजनीतिक जोखिम में वैसे ही फंसे हुए। जब से ये महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन हुआ है और एकनाथ शिंदे की सरकार आई है, या उससे कुछ दिन पहले जब से ये पार्टी के भीतर एक विभाजन कहें या कहें कि उद्धव ठाकरे के नेतृत्व को चुनौती मिली है, तब से उद्धव ठाकरे के सामने एक बहुत बड़ा संकट है कि वो अपने कार्यकर्ता के साथ अपने नेतृत्व का तादाद में किस प्रकार से बैठाते हैं। अब यदि वे संजय राउत की उपेक्षा करते हैं और नहीं बचाव करते या उनके साथ नहीं जाते, तो फिर जो उनका जो भी आधार है वो वैसे ही कमजोर हो चुका है, हो रहा है या क्रमशः होता जा रहा है। आप देखिए, उनके सांसद तक अब जो सांसद हैं उसमें से बहुसंख्यक सांसद, शायद 14 या 12 सांसद जो हैं वो अब उनका साथ छोड़ रहे हैं और एकनाथ शिंदे के करीब चले गए हैं। तो पार्टी करीब करीब जो उनके जनप्रतिनिधि हैं, मतलब बाकी शिवसैनिक हैं, तो जो जनप्रतिनिधि हैं वो तो करीब करीब साथ छोड़ गए। अब प्रश्न ये है कि अभी चूंकि तकनीकी सवाल हैं, सुप्रीम कोर्ट में मसला है, तो वो सब तो अपनी जगह पर चलेगा। उद्धव ठाकरे के सामने समस्या यह है कि शिवसेना के भीतर अपने अस्तित्व को या अपने वजूद को बनाए रखते हुए उसके नेतृत्व पर किस तरीके से रहे। तो इस समय पर संजय राउत के पास सामने मतलब आप उनकी दशा तो देख ही रहे हैं कि वो इस कमजोर स्थिति में हैं कि उनके परिवार के सामने पहुंचे हुए हैं। अन्यथा संजय राउत का परिवार उनके पास गया होता, क्योंकि जब कोई संकट में होता है तो किसी ताकतवर के पास जाता है। यहाँ तो ताकतवर ही खुद संकटग्रस्त के पास पहुंचा हुआ है। इसमें भी कोई बुराई नहीं। इस वक्त मुझे ऐसा लगता है कि वो अपनी बात को अपने जो भी कार्यकर्ता हैं या अपना संगठन है उनके भीतर अपने उसको बनाए रखने के लिए कि मेरे साथ हूँ, मैं सबके साथ हूँ। मैं दूसरी तरफ पार्टी के भीतर या उनके संगठन के भीतर अब भी एक चर्चा या बहस है कि इस झगड़े को कहाँ से निपटाया जाए, किस प्रकार से जोड़ा जाए, किस प्रकार से क्षमा मांगी जाए वगैरह। लेकिन दिक्कत यह है कि उधर अब जो भारतीय जनता पार्टी या कहिए एकनाथ शिंदे का जो गुट है या समूह है, वो इस वक्त
पूरी तरीके से दबाव बना रहा है और उनको अलग थलग करने का प्रयास कर रहा है। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण घड़ी है। ऐसे में एक सहयोगी का बंद हो जाना, क्योंकि अभी नहीं जानते कि कितने और, जैसा कि आपको ओमकार चौधरी जी ने बताया कि ये मामला भी तब खुला जब वो उसका बैंक का घोटाला को लेकर के चर्चा हुई, कागजात देखे गए तो पता लगा कुछ रुपया इधर से उधर गया हुआ है। तो क्या मालूम अभी कुछ और चीजें खुल करके सामने आए, कोई अभी नहीं जानता। और दिक्कत यह है कि वो एक नवाब मलिक साहब तो अंदर है ही, दूसरे उसके पहले वो जो अनिल देशमुख साहब हैं वो भी अंदर बैठे हुए हैं और कितने 100 करोड़ की वसूली का मामला पहले से चल रहा है। तो ये सारी चीजें उनको भी कहीं ना कहीं परेशान करती है उद्धव ठाकरे को। बाकी जो जांच है या जो ईडी की जांच है, ये ईडी की जांच सामान्य पुलिस की या सीबीआई जांच जैसी नहीं है, ये बहुत तकनीकी जांच होती है और इसमें जो प्रमाण मिलेंगे वो उसका कोई काट नहीं है। मतलब इसमें कोई प्रत्यक्षदर्शी गवाह या कोई किसी का बयान नहीं काम करता। इसमें तो पेमेंट आपका किससे कहा गया है बड़ा लेकिन साफ इसके साफ। बाद भी प्रमोद जी, माफ करें बीच में टोक रहा हूँ, इसके बाद भी कहा जाता है कि ईडी की जो कन्विक्शन रेशियो है वो बहुत ही कम है, दशमलव में है। नहीं, ये फिर एक अलग इशू है। पर ईडी के जो एविडेंस आएंगे वो कागज के ऐसे एविडेंस होंगे जो कि, देखिए, अगर बचते हैं संजय राउत और कोई घोटाला नहीं है तो फिर इसके लिए एक अलग बात होगी, तब तो फिर देखना पड़ेगा कि क्या होता है। लेकिन अभी संजय राउत उस को नहीं कह सकते कि वो बच गए हैं। लगे नहीं, हाथ मैं मैं इस इतना बिंदु और को कह दूं। समझना चाह रहा था, मैं आपसे इस बिंदु को समझना चाह रहा था कि एक तरफ ईडी की जांच इतनी ठोस होती है, सारे कागजी सबूत होते हैं जिनको नकारना मुश्किल होता है, और उसके बाद भी अभी तक कुल मिलाकर के कन्विक्शन रेट इनका इतना खराब क्यों है? देखिए, भारत में जो कन्विक्शन रेट है, पहले आप उसके बारे में देखिए। भ्रष्टाचार के मुकदमे आप अभी तक चोकसी साहब को और फलाने मोदी साहब को या माल्या साहब को अभी तक सारे प्रमाण आपके पास हैं, लेकिन अभी तक छू नहीं पाए हैं। आपके लाख प्रयास करने के बावजूद अभी तक उन पर हाथ नहीं रखा जा सका है। तो आप अंदाज लगाइए कि कानूनी प्रक्रियाएं और बचाने वाली प्रक्रियाएं और फेयरनेस ऑफ जस्टिस के मसले कितने, और खासतौर से ये तो सिविल मामला है जिसमें पैसों का और इसका हिसाब किताब है, कितने किस्म के कानून हैं और कानूनों को बचाने की कितनी प्रक्रियाएं हैं, अंतर्राष्ट्रीय इश्यूज हैं। तो ईडी के सामने भी ईडी जो भी कर पाते होंगे, लेकिन व्यवस्था को पारदर्शी बनाने में ईडी की एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। और आप ये जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट भी है, इसके कानूनों में भी अभी आप देखिए, अभी सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया है 26-27 जुलाई का, उसके पहले कुछ बदलाव हुए हैं। उन बदलावों को लेकर के भी अभी एक केस चल रहा है जो सुप्रीम कोर्ट में। वो बदलाव, चूंकि कानूनी जो बदलाव किए गए थे वो एक फाइनेंस बिल के माध्यम से किए गए थे, तो अभी ये तय होना है कि वो बदलाव सही हुए थे या गलत हुए थे। तो ईडी के जांच अपनी जगह पर है, एविडेंस उनके पास अपनी जगह पर है, लेकिन जो आप कन्विक्शन की जो बात कर रहे हैं, तो कन्विक्शन के लिए और लीगल रेमेडीज चाहिए। अभी जो सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आया है, इसको लेकर के भी आप देखिए कितनी किस्म की बातें कही जा रही हैं। तो पारदर्शिता ऐसे तो आसानी से नहीं होती दुनिया में। जहाँ जहाँ भी पारदर्शिता है वहाँ वहाँ कानूनी दिक्कतें भी हैं, हमारे देश में भी हैं, बरसों चलते हैं मुकदमे। ये जो आप नेशनल हेराल्ड का मामला देख रहे हैं, 10 साल से ऊपर तो ये हो ही गया है, 10 साल के आसपास। अभी तो पता नहीं कितना चलेगा। अभी एक सिर्फ जो जहां मामला फंसा हुआ वो ये है कि लोअर कोर्ट में अभी सुब्रमण्यम स्वामी ने बैलेंस शीट मांगी है, और वो बैलेंस शीट दिखाने के लिए कि वो दी जाए या ना दी जाए, इस पर अभी 1.5 साल से तो लगातार वो चल रहा है। मतलब सिर्फ जिस पर आरोप है उसकी बैलेंस शीट आप देख सकते हैं या नहीं, अभी वही तय नहीं हुआ। तो ये बहुत छोटे छोटे कदमों में आगे बढ़ा जाता है इस तरफ की। जी, यहाँ पे ओंकार जी, एक बड़ी आलोचना यह है कि भाजपा एक तरीके से वॉशिंग मशीन या गंगा जल वाले मॉडल पर काम कर रही है
कि जो उनके पास आ गया, गंगा जल छिड़क दिया, पवित्र हो गया, या वॉशिंग मशीन है कोई उनके हाथ में, दूसरे दलों से काले लोग निकाल लेकर के आते हैं, वॉशिंग मशीन में डालते हैं, दूसरी तरफ से उनकी पार्टी के अंदर वो सफेद बन करके आ जाता है। ये जो वॉशिंग मशीन थ्योरी है जिसकी बड़ी आलोचना हो रही है, इस पर क्या कहा जाएगा? देखिए, ये तो एक राजनीतिक विद्रूपता है हमारे देश की, एक विसंगति भी कह लीजिए। जब जो दल सत्ता में होता है तब उस पर इस तरह के आरोप लगते ही हैं। हमें तो याद है जब डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे उस समय क्या आरोप लगे थे सीबीआई पर, उसको तोता बताया गया था। तो अलग अलग सरकारों के समय, और ये तो घोषित रूप से हम मान करके स्वीकार करके चलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नीच सरकार है, तो फिर भारतीय जनता पार्टी के चाहे कितने भी बड़े आपके एलिगेशन हो किसी पर, वो बचे रहेंगे। कांग्रेस के पकड़े जाएंगे, विरोधी दलों के पकड़े जाएंगे, ये भी बिल्कुल एकदम घोषित सत्य है। ये कहीं ना कहीं जब तक इन एजेंसियों पर डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में अलग अलग मंत्रालयों का नियंत्रण रहेगा या उनके प्रति इनकी जवाबदेही रहेगी, ये खतरे हमेशा बने रहेंगे। और मैं बिल्कुल इस बात को मान करके चलता हूं कि कोई पॉलिटिकल पार्टी पूरी तरीके से गंगा जल से पवित्र होकर के नहीं निकली है या दूध की धुली हुई नहीं है। हर जगह कुछ कुछ ऐसे कैरेक्टर आपको मिल जाएंगे जिन पर आप हाथ डालें, जिनके ट्रांजैक्शन चेक करें, तो आपको वो भी पकड़ में आ जाएंगे और बड़ी आसानी से आ जाएंगे, जैसे ये लोग पकड़ में आ रहे हैं। जो व्यवस्थाएं अब हो गई हैं, सारा कुछ डिजिटली एकदम पारदर्शी तरीके से रिजर्व बैंक के पास भी पहुंचता है, रिजर्व बैंक से वित्त मंत्रालय के पास भी पहुंचता है। कहां से कुछ ऐसा हो रहा है, यानी जो नॉर्मल होता है उससे हटकर के कुछ ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं क्या, कुछ निकासी हो रही हैं क्या, वो सारी चीजें एकदम पकड़ में आती हैं और उसकी सारी जानकारी रिजर्व बैंक के जरिए वित्त मंत्रालय को मिल जाती है, आपको इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को मिल जाती हैं, सबको मिल जाती हैं। वो जब देखते हैं अनयूजुअल कुछ हो रहा है, वो अपना काम करते हैं। पर हाँ, ये आरोप आप लगा सकते हैं, ये बेसलेस नहीं है। पर जहां तक सवाल है इस केस का, प्रमोद जी ने एक बड़ी दिलचस्प बात कही है अपने शुरुआती रिमार्क में कि जब इनको गिरफ्तार किया गया, जब इनके घर की तलाशी ली जा रही थी, तमाम कवायदें हो रही थी, 9.5 घंटे के आसपास का वो पीरियड था, तब मुट्ठी भर इनके समर्थक वहां पर जमा हुए और वो मोदी के खिलाफ नारेबाजी, केंद्र सरकार के खिलाफ, ईडी के खिलाफ, जो भी मतलब वो अपनी सामर्थ्य के अनुसार, शक्ति के अनुसार कर सकते थे, वहां उन्होंने किया। सवाल ये है, इनके भाई जो एमएलए हैं सुनील राउत, उसके अलावा जो अभी बाकी बचे हुए एमएलए हैं इनके पास, आदित्य ठाकरे को भी निकाल दें, एक सुनील राउत को निकाल दें, 40 तो चले गए, 55 में से 13 और एमएलए बचते हैं। उन 13 में से किसी की सूरत वहां दिखाई क्यों नहीं दी? महाराष्ट्र से 18 एमपी चुन करके आए थे, 12 भाग गए, 6 तो बचे हैं, एक दमन दीव की बची है, उन 7 में से एक भी वहां दिखाई क्यों नहीं दिया? शिवसेना का कोई भी बड़ा पदाधिकारी, बड़ा जो इनका नेता है, वो देसाई साहब से लेकर के अनिल परब तक जितने मंत्री रहे हैं, उनमें से कोई चेहरा क्यों नहीं दिखाई दिया? ये बड़े प्रश्न हैं और ये चीजें शो करता है कि उद्धव ठाकरे को अगर खुद इनके घर जाना पड़ रहा है, इसका मतलब ये है कि पूरा पार्टी कैडर, इनके बचे हुए एमएलए, इनके बचे हुए एमपी, इनके पदाधिकारी सब खौफजदा हैं,
सब डरे हुए हैं। कहीं ना कहीं किसी ना किसी की, सबकी नहीं पर किसी ना किसी की कहीं ना कहीं पूंछ दबी हुई है। और सबको पता है, उद्धव ठाकरे को तो पता है, उनके बेटे को पता है कि आज पार्टी पर कितना बड़ा संकट है। उनके मनोबल को किसी तरीके से ऊपर उठाना, जो बचे खुचे हैं उनको हिम्मत बंधाना, उनको फिर से एकजुट करना, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। और जो संजय राउत एमवीए के उद्धव ठाकरे सरकार के निर्माताओं में से एक थे, शरद पवार के जरिए उन्होंने जो कांग्रेस और शिवसेना के बीच में पुल बनवाने का काम किया था, वो संजय राउत की वजह से ही एमवीए बिखरी है, इनकी सरकार गई है, ये भी सब जानते हैं। ये जिस तरह की लैंग्वेज का प्रयोग करते रहे, खास तौर से अपनी ही पार्टी के नाराज विधायकों के प्रति या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के प्रति, इन्हीं में से जो इस समय भी उद्धव ठाकरे के साथ हैं, इनमें से एक एमएलए ने इनको, तब सारे जब गुवाहाटी में बैठे हुए थे तब संजय राउत को सलाह दी थी कि बजाय इसके कि आप उनको गद्दार कहें, बजाय इसके कि आप ये कहें कि उनका जमीर मर चुका है और वो जिंदा लाशें हैं और जब बम्बई आएंगे तो हम उनको मुर्दा घर भेज देंगे, अच्छा होगा आप चैलेंज करने के बजाय उनसे संवाद स्थापित करें और उनकी जो नाराजगियां हैं, उनकी जो दिक्कतें हैं, उनका समाधान करने की कोशिश करें। लेकिन तब की इनकी लैंग्वेज भी देख लीजिए। शुरुआती फेसबुक लाइव को छोड़ दें तो उद्धव ठाकरे की भी कुल मिलाकर के लैंग्वेज देख लीजिए। इन्होंने एक्चुअल में जो दादागिरी होती है, देखिए वो दादागिरी, वो धौंस पट्टी, वो जबान बाला साहब ठाकरे की तो चल जाती थी। उनका चाहे सम्मान हो, चाहे दहशत हो, या एक औरा हो जो होता है किसी किसी व्यक्तित्व का, किसी लीडर का, तब तो चल जाता था। लेकिन अगर उद्धव ठाकरे बाल ठाकरे बनने की कोशिश करेंगे, अगर संजय राउत उसी धमक में, उसी गलतफहमी में पार्टी के चुने हुए विधायकों को और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को धमकाने की कोशिश करेंगे कि हमारे लाखों शिवसैनिक इंतजार कर रहे हैं, आप जरा मुंबई लौटिए तो आपको सड़कों पर भी निपट लेंगे, तो वो तो आ गए मुंबई। तो कहाँ तुम्हारे लाखों शिवसैनिक? उन्होंने तो शपथ भी ले ली, सरकार भी बन गई, मंत्रिमंडल का विस्तार भी देर सवेर हो जाएगा। तो ये जो धमकी वाली भाषा है, ये नहीं चल सकती है, जबकि आपके भीतर भी 70 तरह की कमियां हैं और ये पार्टी के भीतर तो सब जानते हैं, अब पार्टी के बाहर के लोग भी जानना शुरू कर चुके हैं। तो इस समय शिवसेना बहुत बड़े, मेरे विचार से अब तक के सबसे बड़े संकट से गुजर रही है। और इसीलिए उद्धव ठाकरे को मैं फिर वही बात दोहराऊंगा, कभी बाला साहब ठाकरे शरद पवार के घर तक नहीं गए, जबकि उनके साथ उनकी रिश्तेदारी भी है। रश्मि ठाकरे जो उद्धव ठाकरे की पत्नी हैं, वो इन्हीं के खानदान से हैं, इन्हीं के परिवार से हैं, शरद पवार के। पर हमेशा शरद पवार आते थे मातोश्री, वो कभी इनके यहाँ नहीं जाते थे। पर आज अगर इनको जाना पड़ रहा है, इसका मतलब ये है कि इस संकट का जितना शिद्दत से, गहराई से उद्धव ठाकरे को एहसास है, इतना शायद किसी को नहीं है, संजय राउत को भी नहीं था। जी प्रमोद जी, इस देश में कहीं कोई बीट कांस्टेबल भी किसी से रिश्वत लेता है तो एक बात कही जाती है कि पैसा ऊपर तक जाता है। तो ये पैसा ऊपर कहाँ जाता है, इसमें हमें मतलब किसी संजय राउत का ही नाम मिलता है, किसी पार्थ चटर्जी का ही नाम मिलता है, किसी सत्येंद्र जैन का ही नाम मिलता है। क्या ऊपर तक का मतलब बस यही होता है, या इससे ऊपर की कड़ियां जोड़ने की क्षमता अभी एजेंसियों में नहीं बन पाई है? नहीं, आपने जो ये सवाल किया है, ये एक बिल्कुल अलग चर्चा का भी और अलग पड़ताल का भी विषय है।
और सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण विषय भी यही है। अब ये एक संयोग है कि लालू यादव एक समय पर किसी उसमें आ गए और आ गए तो फिर उनको उसका सामना करना पड़ा और बहुत से लोग नहीं आ पाए हैं अभी इसमें। लेकिन इसका ये अर्थ नहीं कि हमारी राजनीति में केवल संजय राउत तक या किसी और छोटे मोटे नेता तक ही सारी बातें सारी कहानियां हैं। वस्तुतः आप जो बात कह रहे हैं, आप जिस पारदर्शिता की हम बात कर रहे हैं, वो दुनिया के किस लोकतंत्र में है अभी मैं नहीं जानता। लेकिन जैसे अमेरिका जैसे लोकतंत्र में भी करप्शन या भ्रष्टाचार का एक काफ़ी ऊँचा लेवल है। लेकिन इसके बावजूद व्यवस्था काफ़ी पारदर्शी है। काफ़ी चीज़ें निचले लेवल पर, क्योंकि निचले लेवल का जो करप्शन है, वो सामान्य व्यक्ति को ज़्यादा प्रभावित करता है। बहुत ऊँचे लेवल का करप्शन हमारे यहाँ भी ऊँचे, और पूरा जो पूँजीवाद का विकास है, आप भारत में हो या कहीं दुनिया भर में हो, जिसे हम कहते हैं कि यारी दोस्ती से या नीतियों में थोड़ा बहुत झुकाव करने से होता है, और कुछ जो पूंजीपति हैं या जो भी चलाते हैं पूंजी से खेल, उनकी सामर्थ्य पर होता है। लेकिन भारत में जो समस्या है, वो है पार्टी के पास फंड्स लाने की। दुनिया भर में सारे राजनीतिक दलों को पैसा लेती हैं। कैसे लेती हैं? अब जैसे अमेरिका में एक सांसद बाकायदा आपसे पैसा लेगा आपका कोई काम कराना, उसकी आपको रसीद भी देगा, उसको उस पर इनकम टैक्स भी देगा और आपका काम भी कराएगा। क्योंकि भारत वहां तो में लॉबिंग लीगल है। वहाँ की व्यवस्था ने और आगे बढ़ कर के काम किया है। हमारी स्थिति यह है कि हम एक तरफ बहुत बड़े आदर्शों की बात करते हैं, महात्मा गांधी के विचार की बात करते हैं, उनकी तरह से रहन-सहन और एक कुटिया में रहने की बात करते हैं, लेकिन देखते ये हैं कि एक राजनेता जो आज कुछ था, देखते-देखते करोड़पति, अरबपति बन गया। तो इसको पारदर्शी बनाने की ज़रूरत है, और ये काम केवल एक पार्टी या कोई एक नहीं करेगा, ये समूचे समूह को करनी है, राजनीतिक समूह को। ठीक है, आज बीजेपी को मौका लग रहा है और काफ़ी लोगों को पकड़-धकड़ की जा रही है, और वो गलत होंगे मुझे नहीं लगता। कहीं न कहीं कोई न कोई आग होती है, तभी वहाँ से धुआँ उठता है। अब रहा बात कि अगर बीजेपी के अंदर भी कोई चीज़ है, तो देखिए वर्षों लगते हैं चीज़ों को। अभी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, मुझे लगता है अभी आगे भी आएगी। लेकिन कोई ऐसा समय आएगा जब चीज़ें और पारदर्शी होने की, भारत के लोगों की दिलचस्पी कुछ और चीज़ों में होगी। आज हम जाति, धर्म और संप्रदाय और भाषा और छोटे-छोटे क्षेत्रीय चीज़ों को ज़्यादा महत्वपूर्ण मानकर चल रहे हैं। एक समय ऐसा आएगा जब हमारा जो मध्य वर्ग है, जो हमारा जो लोग हैं, वो इतने समझदार हो जाएँगे कि उनको लगेगा कि मेरा धर्म या मेरी जाति इतना महत्वपूर्ण नहीं है, जितना महत्वपूर्ण है मेरे अधिकार। और पढ़े-लिखे लोग होंगे, उनके अंदर इस बात की चेतना होगी। तो हम जो बात आप कह रहे हैं, उस बात का रिश्ता बहुत सारा सामाजिक विकास, सामाजिक जागरूकता से भी है। तो मैं समझता हूँ फिलहाल अगर पकड़-धकड़ हो रही है, तो इस पकड़-धकड़ को भी उचित मानकर चलना चाहिए। ये सब चीज़ों को पारदर्शी बनाने में मददगार होंगी चीज़ें। इतनी आसानी से हम ये नहीं कह सकते कि ईडी का इस्तेमाल राजनीतिक कार्यों के लिए किया जा रहा है, दुरुपयोग के लिए किया जा रहा है, बल्कि हम ये कहेंगे कि पिछले 10, 15, 20 वर्षों में ईडी का वो इस्तेमाल नहीं हो पाया और बहुत सारे राजनेता बचे रह गए। जब उनका समय था तो वो उनको भी बीजेपी वालों की पकड़-धकड़ करनी चाहिए थी। या तो रही नहीं होगी या आपसी सहमतियाँ रही होंगी। वो आपसी सहमतियाँ आज नहीं है, इसकी वजह ये है कि हम किसी तरह के आदर्श बीजेपी के चेहरे पर फेंक करके मारना चाहते हैं कि आप ऐसे नहीं हैं, वैसे हैं। तो देखिए ये अंतर्विरोधों का या कॉन्ट्राडिक्शंस का खेल है। कॉन्ट्राडिक्शंस खत्म नहीं हो गए हैं। सब जी कुछ एक जैसा नहीं होगा। न्यायप्रिय एकदम से व्यवस्था को बनाने में भी सैकड़ों साल लगे। जी। अच्छा,
ओंकार जी, मतलब उद्धव ठाकरे ने लगभग 2.5 साल की जो सरकार चलाई, वो सरकार भी क्या गजब चलाई कि मतलब उसमें कोई एक बड़ा छोटे स्तर का पुलिस अधिकारी होता है, उसे 100 करोड़ की वसूली का महीने में एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है। मतलब आपके कितने ही मंत्री जेल में हैं, उसके बाद मतलब क्या-क्या नहीं हुआ, किस किस तरह की फजीहत नहीं हुई इन 2.5 वर्षों में। तो क्या ये सब जो जिस तरीके से ये 2.5 साल सरकार चली 3 दलों की, क्या इसके चलते भी उद्धव ठाकरे को ये डर है कि संजय राउत के साथ मजबूती से टिक करके खड़ा रहना पड़ेगा? नहीं तो पता चले कि कहीं संजय राउत ने कुछ इधर-उधर कुछ बोल दिया तो फिर लेने के देने पड़ जाएँ। बहुत ही सही पॉइंट आपने एक्चुअल में उठा दिया और ये कार्यक्रम के अंतिम चरण में आपने उठाया। देखिए, इन 3 दलों के साथ आने का और एमवीए गठित करके सरकार बनाने का मिनिमम कॉमन प्रोग्राम क्या था? कोई और विकास कार्य होते हुए दिखाई दिए क्या 2.5 साल के कार्यकाल में? या जिन क्षेत्रों में शिवसेना कमजोर थी या नहीं थी, क्योंकि बाला साहब के ठाकरे के समय भी कोई शिवसेना पूरे महाराष्ट्र की पार्टी तो कभी भी नहीं रही। कोंकण के इलाके में, मराठवाड़ा के इलाके में, इधर मुंबई में, ठाणे में, पुणे में थोड़ा बहुत असर वहाँ शरद पवार का ज़्यादा, पर कुछ-कुछ इलाकों में ही शिवसेना तो कुछ पॉकेट्स में मजबूत रही है। इसलिए कभी 63 सीटों से ज़्यादा आगे बढ़ नहीं पाई विधानसभा चुनाव में। 63 जो है वो मैक्सिमम सीटें थी 2014 में, जब सीटों के तालमेल को लेकर के, बंटवारे को लेकर के गठबंधन में दरार पड़ गई थी। बीजेपी को भी तब मैक्सिमम 123 सीटें मिल गई थी। तो मेरा कहने का आशय ये है कि जब ये सरकार बनी थी, जब एमवीए बना था, तब इनका लक्ष्य क्या था? लक्ष्य तो येन केन प्रकारेण जो जनादेश था उसको धता बताते हुए सत्ता पर कायम होना था। भारतीय जनता पार्टी को या कहें देवेंद्र फडणवीस को 5 साल कंप्लीट करने के बाद निरंतरता में दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने से रोकना था, क्योंकि ऐसा कभी महाराष्ट्र में हुआ नहीं था और ये अपने आप में एक इतिहास बनने वाला था। और देवेंद्र फडणवीस की जो छवि थी वो एक साफ सुथरे सुलझे हुए शासक की बन गई थी, उनकी लोकप्रियता बढ़ रही थी। शरद पवार इसको बर्दाश्त करने को तैयार नहीं थे। उनका अपना एक मराठा कार्ड चलता है, उनकी एक अपनी सोच है। केतकी चित्तले ने भी उन पर यही आरोप लगाया था कि शरद पवार ब्राह्मण विरोधी हैं। देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बना करके एक बड़ा दांव खेला था नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने, जो पूरी तरीके से सफल हुआ था। और अलग अलग कारणों से शिवसेना भी भारतीय जनता पार्टी से चिड़ी हुई थी। वजह ये थी, एक लंबे समय तक तो वहाँ भारतीय जनता पार्टी छोटे भाई की भूमिका में थी और शिवसेना बड़े भाई की भूमिका में थी। जब तक वो बड़े भाई की भूमिका में रही तो मनोहर जोशी, नारायण राणे उनके चीफ मिनिस्टर बने। लेकिन जैसे ही 2013-14 में ये नरेंद्र मोदी की आंधी पूरे देश में चली तो उसमें महाराष्ट्र में भी चीज़ें बदल गई। वो छोटे भाई की भूमिका में आ गई, ये बड़े भाई की भूमिका में आ गए। तो एक फ्रस्ट्रेशन था। फिर भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप ने अपने हिसाब से चीज़ों को तय करना शुरू किया। जैसे मातोश्री नहीं जाना, जो टॉप लीडरशिप थी उसका वहाँ नहीं जाना, या इनकी ब्लैकमेलिंग में नहीं आना। यहाँ केंद्र में भारी उद्योग मंत्रालय इनको दे दिया गया। राज्य में भी जो मिनिस्ट्रीज ये मांगते थे वो नहीं दी गई। फिर इन्होंने एक इच्छा जाहिर की कि लोकसभा का उपाध्यक्ष पद जो है वो शिवसेना को मिलना चाहिए, वो भी नहीं दिया। कई दूसरे कारण भी थे जिनकी वजह से उद्धव ठाकरे और संजय राउत ने इनको गालियां बकनी शुरू की।
2014 से 2019 के बीच में अगर आप देखेंगे तो सरकार में भी रहे, केंद्र की सरकार में भी और राज्य की सरकार में भी, फडणवीस सरकार में भी, और इनको गालियां भी देते रहे। इसके बावजूद इनको झेला गया। झेलना शब्द का प्रयोग मैं जानबूझ करके कर रहा हूं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व का अंतिम प्रयास भी ये होता है कि जो हमारे गठबंधन सहयोगी हैं वो बने रहें। तो ये जो सरकार बनी थी ये चिढ़ में बनी थी, ये दिखाने के लिए बनी थी कि हम तुम्हारे बिना भी सरवाइव कर सकते हैं, तुम्हारे बिना भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं। लेकिन उद्धव ठाकरे ना तो शिवसेना का कोई भला कर पाए, ना प्रदेश की जनता का कर पाए, और दुर्भाग्य से उसी समय ये कोविड भी आ गया। इनकी सरकार नवंबर 2019 में बनी और ये कोविड शायद जनवरी 2020 में शुरू हो गया। तो इनको पहली वेव का, दूसरी वेव का, तीसरी चौथी वेव का सामना करना पड़ गया और इनकी पूरी ताकत उसी से निपटने में लग गई। और इस बीच जो इनके सहयोगी थे, खास तौर से शरद पवार के बारे में तो ये मशहूर है कि वो किसी को एवं ही सहयोग नहीं करते हैं, वो इसकी बड़ी कीमत वसूल करते हैं। और उन्होंने होम मिनिस्टर भी अपने करीबी को बनाया, अनिल देशमुख को। और नवाब मलिक के बारे में तो सभी जानते थे कि ये मिनिस्ट्री में हो ना हो, ये काम किसके लिए करते हैं। 93 के बम ब्लास्ट की जो सीरीज हुई थी उसमें भी कहीं ना कहीं इन लोगों के नाम आए थे तब। तो ये दाऊद कंपनी के स्लीपर सेल हैं, ये सब जानते थे, कहता कोई नहीं था। अब जब पानी सिर से ऊपर चला गया तो देवेंद्र फडणवीस ने इनका खुलासा किया था दिवाली से ठीक पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। और उसके बाद ये सारे कागजात, गोवा वाला कंपाउंड में जो इन्होंने करीब 300 करोड़ की जमीन केवल 45-50 लाख रुपए में हथियाली थी, जो हसीना पारकर, दाऊद इब्राहिम की बहन और उसके 2 गुरके, उनसे ये जमीन खरीदी और जो एक्चुअल मालिक थी उस जमीन की, उसके हाथों फूटी कौड़ी तक नहीं लगी। तो ये पूरा मामला भी ईडी के पास गया और जिस तरीके से अनिल देशमुख अंदर गए मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में 100 करोड़ की वसूली में, उसी तरीके से नवाब मलिक भी अंदर गए। तो इस सरकार में जो हुआ है, जितना सामने अभी तक आ पाया है, उसका मतलब तो यही हुआ कि ये सरकार जो है, इसका जो न्यूनतम साझा कार्यक्रम था वो पूरी तरीके से भ्रष्टाचार था और इसी में ये लोग लगे हुए थे। अब ये ठीक है, ये संयोग कह लीजिए, दुर्योग कह लीजिए कि संजय राउत भी 2020 में तभी पकड़ में आए जब उद्धव ठाकरे की सरकार चल रही थी। तो उसी समय बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट हो गए जिससे मैसेज तो यही गया है राजीव जी कि ये सरकार कोई जन भलाई के लिए तो नहीं बनी थी, ये गलत कामों के लिए बनी थी और जो इनके पुराने पाप हैं उनको ढांपने के लिए और उन कार्रवाइयों से बचने के लिए बनी थी। सीबीआई की एंट्री जिन राज्यों ने बैन की थी उनमें महाराष्ट्र भी था, लेकिन ईडी ने फिर अपना काम किया। जी प्रमोद जी, क्या मसला ये भी है कि हमारी राजनीतिक व्यवस्था ने, मैं उसमें हर पार्टी को जोड़ करके चल रहा हूँ, एक तरह से ये समझ लिया कि राजनीति का मतलब है पैसे से सत्ता हासिल करना और सत्ता हासिल करके पैसे कमाना, और ये मतलब एक सर्व स्वीकार्य, मतलब जिसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। हर व्यक्ति ये मान रहा है कि अच्छा राजनीति में आए हैं तो कुछ खाएंगे कमाएंगे, और ये मतलब कोई एक दूसरे के फटे में टांग नहीं अड़ाएगा। ये एक मतलब जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम कह रहे हैं ओंकार जी महाविकास आघाड़ी के लिए, शायद वो पूरी जो हमारी राजनीतिक व्यवस्था है उसी का एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बन गया कि अच्छा राजनीति में आए हैं तो पैसे कमाने पड़ेंगे, और पैसे कमाएंगे तो फिर वो उसको उस तरह से कहीं ठिकाने भी लगाना पड़ेगा। तो ये जो व्यवस्था है, क्या
इसको अब चोट पहुंच रही है, और इसीलिए जो इस व्यवस्था में पले पगे हुए सारे राजनीतिक दल और नेता हैं, उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा है कि अच्छा, जो चीज इतने वर्षों से, इतने दशकों से बिना किसी रोक टोक के चली आ रही थी, हमारी सारी पॉलिटिक्स इसी तरीके से चल रही थी, उसको सीधे चैलेंज कर दिया जा रहा है। मतलब ऐसे राजनीति नहीं करेंगे तो कैसे करेंगे फिर? मतलब शायद वो ये सोच रहे होंगे कि राजनीति करने का तो तरीका ही यही है, अगर पैसे नहीं कमाएंगे तो राजनीति कैसे करेंगे, और राजनीति करके अगर पैसे नहीं कमाएंगे तो राजनीति करेंगे क्यों? मतलब बड़ी दुविधा है उनके सामने। देखिए, आपने एक तीसरा ऐसा विषय शुरू किया है जिस पर एक अलग से 1 घंटे की, मतलब 1 घंटे की तो मिनिमम, और चाहे तो कई दिन की बातचीत की जा सकती है। देखिए, जो भी आपके सामने आ रहा है, बंगाल में पार्थ चटर्जी, या महाराष्ट्र में फला साहब, और अभी कल ही बल्कि वो झारखंड वाले कोई पकड़े गए हैं, तो ये आपको व्यक्तिगत लगता है कि जैसे ये अपनी कमाई के लिए कुछ कर रहे थे। अपनी कमाई तो एक साइड बिजनेस है, उसका कट है। मूलतः तो पार्टी के लिए पैसा जमा करने की व्यवस्था है। इसका मतलब है कि हमारे देश में पार्टी के, और बिना पैसे के चुनाव नहीं लड़ सकते आप, राजनीतिक गतिविधियां नहीं कर सकते, कोई पूछता नहीं है। आप देखिए, आपका जो ये चुनाव होता है, इसमें कितने हजार करोड़ ब्लैक मनी और कैश में चलता है। देखिए, मैं तो अखबार में काम करता था, उस समय पर मैंने ये देखा, मैं विज्ञापन में तो नहीं देखता था, लेकिन जिसे आप पेड न्यूज कहते हैं, या जो विज्ञापन वगैरह भी होते थे, लोग गड्डियां या रेलगाड़ी तक ला करके काम करते थे, जबकि काम तो चेक से और उससे होना चाहिए। पूरा, आप जितनी व्यवस्था है पूरी, इसको यकीनन मानिए कि इसमें 10% सफेद धन होता है जिसको दिखाया जाता है। आप ये बताइए, आपके यहाँ 20 लाख 25 लाख जो भी लोकसभा के, और 15 लाख और विधानसभा के जो सीमा है, उससे कई गुना ज्यादा हर व्यक्ति खर्च करता है, और जो सीमा है उससे उसका आधा भी वो घोषणा नहीं करता कि मेरा ये खर्च हुआ है। तो जिन जिन एक आध लोगों से, विचारों से गलती हो जाती है, वो फंसते हैं। वस्तुतः घोषित ही नहीं किया जाता। हम अभी जिस व्यवस्था में रह रहे हैं, अगर हमारे देश में सभी जिनकी इनकम है व्हाइट में, वो इनकम टैक्स देना शुरू कर दें, आपके यहाँ बहुत सारी समस्याओं के समाधान हो जाएंगे। आप राजनीति की बात क्या कह रहे हैं, अपने आसपास जीवन में देखिए, लंबी लंबी कारों में चलते हैं और टैक्स नहीं देते, इनकम टैक्स। और इनकम टैक्स कौन देते हैं? जो बेचारे बस में चलते हैं, क्योंकि उनकी तनख्वाह, उनका फॉर्म 16 और ये सब चीजें, उनका पैन कार्ड, ये सब नंबर लिखे हुए हैं, और जो वास्तव में जो इनकम कर रहे हैं वो अभी सामने नहीं आते। तो आप जो विषय उठा रहे हैं, बात यह है कि राजनीतिक दलों की चंदे की व्यवस्था होनी चाहिए, फंडिंग होनी चाहिए, स्टेट फंडिंग करे या जनता फंडिंग करे, उसका हिसाब होना चाहिए, और खर्चा उसी हिसाब से किया जाना चाहिए। लेकिन अभी तो राजनीति हमारी किसी और जगह पर चल रही है, इसलिए इस विषय को ना ही उठाएं तो अच्छा है। ये हम सब जानते हैं। फिलहाल जो सामने आ रहे हैं उनकी गर्दन पकड़े, उनसे सत्य सामने लाए, वो सत्य जनता के सामने आए, तब जनता इसको चर्चा करे। जब चर्चा करे तो शायद सुधारने के लिए हम विचार करें। जी, अंतिम सवाल ओंकार जी, कि कुल मिलाकर के इस घटना का, यानी संजय राउत की गिरफ्तारी का, महाराष्ट्र की राजनीति पर असर किस रूप में दिखने वाला है? देखिए, ये अगर हम शिवसेना की बात करें तो शिवसेना के लिए एक बड़ा झटका है, उद्धव ठाकरे के लिए एक बड़ा झटका है। अगर हम वहाँ के दूसरे दलों की बात करें, उनके लिए एक संदेश है कि अगर वो कुछ ऐसा गुलगपाड़ा कर रहे हैं, कर ही रहे होंगे, पर्दे के पीछे से मानता तो कोई भी नहीं है आजकल, पर अगर पकड़े गए तो फिर उनके लिए भी एक बड़ा संदेश तो है। और मैं तो इसे दूसरे तरीके से देखता हूँ। ये जो कुछ चल रहा है,
मुझे तो कई बार लगता है कि जो भारतीय जनता पार्टी की इस समय मौजूदा टॉप लीडरशिप है, वो केवल विरोधियों को एक संदेश नहीं दे रही है, वो व्यवस्था को दुरुस्त करने की दिशा में दृढ़ता से आगे नहीं बढ़ रही है, बल्कि वो अपनी पार्टी में बैठे हुए कुछ लोगों को भी संदेश देने की कोशिश कर रही है। तो ये संदेश केवल महाराष्ट्र की राजनीति के लिए नहीं है। मुझे तो लगता है कि पूरे देश में ही जो भी इस तरह के लोग हैं, जो सत्ता को, पावर को इसका जरिया बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं, ये उन सब के लिए संदेश है। जहाँ तक महाराष्ट्र की राजनीति पर इसके प्रभाव की बात है, तो देखिए कहीं ना कहीं नैतिक रूप से आप कमज़ोर पड़ते हैं। आपके प्रति जो परसेप्शन बनता है लोगों का, मतदाताओं का, कोई वो बहुत अच्छा तो नहीं बनता है। उसके इम्पैक्ट क्या आएंगे जब आगे बीएमसी के चुनाव होंगे या नगर महापालिकाओं के चुनाव होंगे? अभी नवंबर दिसंबर में तो ये होने ही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने समय सीमा तय कर दी है। बीएमसी पर शिवसेना पिछले करीब करीब 3 दशक से काबिज है और ये माना जाता है कि एशिया की ये सबसे बड़ी बजट वाली महानगर पालिका है। उससे शिवसेना को प्राण वायु मिलती रही है। शिवसेना सत्ता से बाहर हुई है, बहुत बड़ी टूट फूट हुई है, विश्वास के संकट से गुजर रही है। बीएमसी भी उसके हाथ से निकल गई। जो सर्वे आ रहे हैं उसमें तो यहाँ तक कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगियों को 2/3 बहुमत भी मिल जाए तो किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि शिवसेना की जो लोकप्रियता है वो बिल्कुल एकदम धरातल पर पहुंच गई है। तो अगर बीएमसी भी जाती है और कुछ और नगर महापालिकाएं महाराष्ट्र की निकल जाती हैं हाथ से, तो संजय राउत की गिरफ्तारी, अनिल देशमुख, नवाब मलिक की गिरफ्तारी और जो भी घटनाक्रम चल रहा है, कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट भी इन नतीजों पर आपको दिखाई देगा। जी, यहाँ पर प्रमोद जी आप कुछ जोड़ना चाहेंगे राजनीतिक असर के तो संबंध में? नहीं, राजनीतिक असर देखिए, शिवसेना और अभी तो महाराष्ट्र का ये महाविकास अघाड़ी का भविष्य देखना पड़ेगा, क्योंकि ये इनके बीच में जो तालमेल है ये आइडियोलॉजिकली वैसे भी समझ में नहीं आता। बेसिकली इसके भीतर, इसके केंद्र में शरद पवार हैं, उनके हित हैं और वो और मराठा राजनीति के सहारे वो अपने को बचाए रखना चाहते हैं। और देखना होगा कि ये, मुझे लगता है कि अगले जो बीएमसी का चुनाव है उससे काफ़ी चीज़ें, वो हालांकि मुंबई का चुनाव है लेकिन उससे एक मराठी वोटर का समझ सामने आएगी। एक जो बात हमने आपसे बात बीच में करी और चौधरी साहब भी कह रहे हैं, देखिए ये जो पारदर्शिता की जो बात है, ये जो ग्लोबलाइजेशन का जब से 90s का है, इसका पारदर्शिता वैश्विक एजेंडा भी है। ये बीजेपी का भी एजेंडा होगा या आने वाले वर्षों में, और ये, लेकिन वो बीजेपी भी आज इसको अगर चाहे तो खुला एकदम से नहीं कर सकती, उसका भी एक क्रम होता है। आप जानते हैं कि उदारीकरण के बहुत सारे कानूनों में अभी भी अवरोध लग रहा है। ये वर्ल्ड बैंक का एजेंडा है, ये यूनाइटेड नेशंस का एजेंडा है कि सिस्टम को पारदर्शी बनाया जाए। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसने काफ़ी चीज़ें सिस्टम को पारदर्शी बनाने में मदद की है। और आने वाले कुछ वर्षों में अब एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नाम की जो चीज़ और आ गई है, वो चीज़ों को बदले दे रही है, सारी चीज़ों को। तो कुछ चीज़ें मशीनों पर छोड़ देने के बाद होता है कि वो बेहतर न्याय करती हैं और वो देखती नहीं है कि सामने वाला हिंदू है कि मुसलमान है कि ब्राह्मण है कि क्षत्रिय है। वो केवल गुण देश दोष के आधार पर चीज़ें तय कर रही हैं। तो व्यक्ति को कई बार मशीन बनना पड़ता है न्याय करने के लिए। हालांकि मशीन होना भी बहुत खतरनाक है, पर चीज़ें रास्ते पर जा रही हैं। हमको कई बार लोग कहते हैं कि ये बिगड़ गया, फलां बिगड़ गया, ऐसा कुछ नहीं है। चीज़ें सुधरेंगी, सुधर रही हैं और चीज़ें ठीक भी होंगी। फिलहाल आप देखिए और इंतजार करिए
महाराष्ट्र में फिलहाल बीएमसी के चुनाव का इंतजार करिए, फिर लोकसभा के वो विधानसभा के चुनाव भी आने वाले हैं। उसमें आपको सामने वो चुनाव तो लोकसभा के चुनाव के बाद ही होते हैं वहाँ पर। हाँ, पहले तो लोकसभा के चुनाव होंगे, फिर उसके बाद वहाँ होते हैं, तो फिर लोकसभा के चुनाव का इंतजार करना पड़ेगा। और अभी तो इस साल गुजरात के चुनाव होने हैं, जिनका इम्पैक्ट भी महाराष्ट्र पर पड़ेगा। जी बिल्कुल। तो आप दोनों ने जो बातें कही हैं इतने विस्तार से, उनमें एक बात तो समझ में आती है कि अब हमारे राजनेताओं को, चाहे वो भाजपा के राजनेता भी हों या जो तमाम दूसरे भाजपा विरोधी दल हैं उनके नेता हों, उन्हें कुछ नए तरीके सोचने पड़ेंगे, नए तरीके काम करने के सोचने पड़ेंगे कि राजनीति आगे उन्हें कैसे करनी है। क्योंकि अभी तक वो जिस तरीके से राजनीति करते रहे हैं उसमें उनके सामने अब बहुत सारे गड्ढे हैं, बहुत सारे माइनफील्ड्स हैं। कौन कब कहाँ किस फंदे में फंसेगा इसका कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। और इसमें वे किसी को दोषी ठहराएं तो भी क्या, जनता नहीं मानेगी, क्योंकि उन्हें पता है कि नेता ऐसे ही होते हैं, इसी तरह से काम करते हैं। तो नेता के सामने वो जाएं कि राजनीतिक बदला लिया जा रहा है, जनता के ऊपर उसका कोई असर नहीं पड़ने वाला है। फिलहाल आप दोनों ने इतना समय निकाला बातचीत के लिए, विस्तार से अपने विचार सामने रखे, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। नमस्कार।